अस्सलाम वालेकुम मेरे MBA के जांबाज सिपाहियों। ये प्रैक्टिस है जनाब वैन ऑन में से, और ये है चैप्टर 7 प्रॉब्लम नंबर 4 है। ये पेज 198 के ऊपर कैश बजट की ही ये प्रैक्टिस है, और इसकी बेस पर मैं आप लोगों को होमवर्क बताऊंगा कि वैन ऑन में से कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। तरीकाकार वही है जो हमने गिटमैन में किया है, तरीका चेंज नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट के क्वेश्चन लिखा कैसे आता है, क्वेश्चन में डेटा किस तरह से दिया जाता है। चीज़ें वही हैं, नाम बदल सकते हैं चीज़ों के, उसको दूसरे नाम से पूछ सकते हैं या बुला सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे पीछे हो सकती है। तो पर जो बेसिक जेस्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कैश बजट का, वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा जो मैंने आपको सिखाया है। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है जनाब, प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द एस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिकेटिंग रिसीट्स एंड डिस्बर्समेंट्स फॉर मई, जून एंड जुलाई। अब आगे वो कहता है, ये सिंपली इसने बताया कि मई, जून और जुलाई के लिए आपने ये तैयार करना है कैश बजट का। उसके हवाले से आगे उसने कहा है, द फर्म विशेज़ टू मेंटेन एट ऑल टाइम्स द मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ $20,000। तो ये मिनिमम बैलेंस है आ गया 20,000 का। डिटर्मिन वेदर और नॉट बोरिंग विल बी नेसेसरी ड्यूरिंग द पीरियड, यानी वही बताना है कि फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, वो एंड में हमें पता है कैश बजट में निकले। इफ़ इट इज़ व्हेन एंड फॉर हाउ मच, अगर है तो किस महीने में और कितनी, यही हमारा मकसद है इसको बनाने। As of April 30th, the firm had a balance of $20,000 in cash। ठीक है, 30 अप्रैल तक जो कंपनी का बैलेंस था ना, वो 20,000 था इन कैश। तो ये अप्रैल 30th, अप्रैल का एंडिंग बैलेंस, तो ये मई का ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये 20,000 बेसिकली क्या है, मई का ओपनिंग बैलेंस है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं एज एन ओपनिंग बैलेंस फॉर मंथ ऑफ मई, हमारे कैश बजट के जो फॉर्मेट है उसके अंदर। आगे वो क्या कहता है जनाब, एक्चुअल सेल्स दी हुई है, फोरकास्टेड सेल्स दी हुई हैं आपको। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का डाटा दिया हुआ है आपको, और उसकी बेस पर जनाब उन्होंने आगे से आपको कहा है कि आपने क्या एस्टिमेट करना है। अकाउंट सेबल के हवाले से उसने बताया है कि 50% ऑफ टोटल सेल्स आर फॉर कैश। तो उसने ये जो फोरकास्टेड सेल्स है इसमें ब्रेकअप दे दी है, एक्चुअल और फोरकास्टेड दोनों का, कि आधी तो हमारी हैं कैश पे। द रिमेनिंग 50 विल कलेक्टेड इक्वली ड्यूरिंग दी फॉलोइंग 2 मंथ्स। अब वो कहता है कि जनाब कि कंपनी की बाकी 50 क्रेडिट है, यानी कलेक्शन फॉर अकाउंटेबल 50% होगी। ठीक हो गया। तो ये जो पॉइंट है ना, ये हमारी जो पहली वर्किंग है कैश रिसीट की, उसके लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर उसी के साथ साथ मैं ये एडजस्टमेंट पढ़ता जाऊँगा और उसको वर्किंग में पुट करता जाऊँगा। तो हम सबसे पहले तो आएगा कंपनी का नाम, एस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फिर आएगा कैश बजट, फिर आएगा पीरियड फॉर दी मंथ मई टू जुलाई। ठीक हो गया। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास कैश बजट में सबसे पहले तो हम मंथ्स लिख लेते हैं। हमारे पास मई है, जून है और जुलाई है। कैश रिसीट्स आ जाएंगी, जिसके लिए हम वो स्केड्यूल बनाएंगे, वर्किंग 1 होगी वो, फिर लेस कैश डिस्बर्समेंट्स आ जाएंगी, जिसके लिए वर्किंग 2 का स्केड्यूल होगा। उसके बाद हमारे पास इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास नेट कैश फ्लो आ जाए। तो ये जनाब यहाँ पे आ गया हमारे पास नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो में जनाब हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस, जो कि मई का हमें दिया हुआ है 20,000, बाकी हम वर्कआउट कर लेंगे। इसकी बेस पर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, जो हम फिर आगे जून और जुलाई का इस तरह आगे इससे वर्किंग कंटिन्यू कर लेंगे। इसमें से हमने माइनस करना है, लेस करना है मिनिमम बैलेंस। मिनिमम बैलेंस जो है वो 20,000 ही है। तो ये आ गया जनाब मिनिमम बैलेंस, यहाँ पर ये दिया हुआ था 20, तीनों मंथ्स के लिए 20,000 ही रहेगा ये। तो इसकी बेस पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी, या तो सरप्लस एक्सेस कैश या फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड। ये आ गया जनाब सरप्लस या एक्सेस कैश और फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट। अब जनाब
ये तो हमारा हो गया कैश बजट। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग वन से, जो रिसीट्स की वर्किंग है। तो ये आ गई जनाब वर्किंग वन, कैश रिसीट्स स्केड्यूल। कैश रिसीट स्केड्यूल में जनाब सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी सेल्स फोरकास्ट। ये आ गई जनाब हमारे पास सेल्स फोरकास्ट। अब हमें किस तरह लेनी है उसके लिए हमें पता है, ये मैंने यहाँ पे पढ़ा है कि 50% जो हैं वो कैश हैं और 50% जो हैं वो कलेक्टेड इक्वली ड्यूरिंग दी फॉलोइंग 2 मंथ्स है, यानी 50% क्रेडिट है जो अगले 2 महीनों में रिकवर होगी। तो इसका मतलब हमें 2 महीने पिछले भी लेने पड़ेंगे। तो मई जून जुलाई से 2 महीने पीछे होंगे आपके पास मार्च और अप्रैल। तो 5 महीनों का डाटा हमें लेना पड़ेगा, जिसमें आ जाएगा जनाब हमारे पास मार्च, अप्रैल, मई, ये जून और ये जुलाई। तो मार्च का है जी 60,000, अप्रैल का भी है 60,000, मई का है 70,000, जून का है 80,000 और जुलाई का है 1 लाख। और ये सारे यहाँ पे मुझे यहाँ से मैंने ये डाटा लिया है। अब इसमें से उसने बता दिया 50% कैश है ये, तो हमारे पास आ जाएंगी जनाब कैश सेल्स, तो इसका 50% हो जाएगा 30,000 मार्च में, 30,000 अप्रैल में, 35,000 मई में, 40,000 जून में और 50,000 जुलाई में। इसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल की कलेक्शन ले लेते हैं जनाब, जो हमारे उधार है वो रिमेनिंग 50% है, ठीक है, वो रिमेनिंग 50% है। ये भी 50% था फोरकास्टेड सेल का। तो इसमें फिर हमारे पास उसने कहा आने वाले 2 महीनों में बराबर इक्वली, ठीक है, कलेक्टेड इक्वली ड्यूरिंग द फॉलोइंग 2 मंथ्स, यानी इस 50% का आधा आधा, एक 1 मंथ लैग से 1 महीने के बाद, यानी कि वो इसका आधा 25% बन जाएगा। 2 मंथ लैग से वो भी 25% बन जाएगा फोरकास्टेड सेल का। वैसे अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन का 50-50, मगर टोटल सेल्स का या फोरकास्टेड सेल्स का 25% बन जाएगा। ये आने वाले 2 महीनों में हमें क्रेडिट सेल्स की शक्ल में जो रिकवर होंगे। तो इसका मतलब मार्च के 60,000 की टोटल सेल्स का 25% का मतलब है 15,000 रुपया अप्रैल में आएगा। अप्रैल की 60,000 का 15,000 25% जो है वो मई में आएगा। मई का 70,000 का 25% 17,500 वो हमारा जून में आएगा। और जून का 80,000 का 25% यानी कि 20,000 हमारा जुलाई में आएगा। इसके बाद 2 मंथ्स लैग में अगर जाते हैं तो मार्च का 25% 60,000 का 15,000 मई में आएगा 2 महीनों के बाद। अप्रैल का 60,000 का 15,000 जून में आएगा 15,000। और मई के 70,000 का 25% जो है 17,500 वो जुलाई में आएगा। ये आ गया जनाब 17,500 यहाँ। अब यहाँ पर उन्होंने इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट जो है ना रिसीट से रेलेवेंट नहीं दी। बाकी ये जो नीचे सारी है ना ये एसोसिएटेड हैं उसके साथ डिस्बर्समेंट के साथ। वो जो मैं उसकी वर्किंग करूँगा उसको डिस्कस करूँगा। अब इसका मतलब ये है कि टाइम आ गया कि इन तीनों मंथ्स की जो प्रोजेक्टेड कैश सेल रिसीट्स उनका टोटल कर लिया जाए और वहाँ से टोटल कैश रिसीट्स जो हैं वो निकाल के कैश बजट में लिख दी जाए। ठीक है जनाब, टोटल कैश रिसीट्स आ जाएंगी इधर 35 जमा 15 50 और 15 65, तो ये $65,000 आ गया। इधर 40 जमा 17.5 57,500 में 15 डाल दिए जाएँ तो ये 72,500 बन जाएगा। उसके बाद 50 20 70 और ये 87,500 हमारे पास जुलाई के महीने का। ये 3 फिगर्स आ गए जनाब टोटल रिसीट्स में 65,000 72,500 और 87,500। ये हम नोट डाउन कर लेते हैं जनाब कैश बजट में जाकर।
65,000, 72,500 और 87,500। अब सेकंड वर्किंग करते हैं डिस्बर्समेंट की, तो हम कैश बजट को फिर मुकम्मल कर सकेंगे। सेकंड वर्किंग नंबर 2 जो है वो हमारे पास आ गई, कैश डिसबर्समेंट स्केड्यूल। ठीक है जनाब, इसमें जो डाटा दिया हुआ है हमें वो स्टार्ट करता है यहाँ से। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड जो है ये बेसिकली हमारी परचेजेस की फोरकास्टिंग है, 70% ऑफ सेल्स। ठीक है, वो कहता है कि जनाब जो डिस्बर्समेंट में परचेज़ की प्रोडक्शन है वो इस बुनियाद पे है कि जितनी सेल करते हैं ना उसका 70% हम परचेज़ पे हम स्पेंड करते हैं। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली उन्होंने बस नाम चेंज कर दिया, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर CGM लिख दिया, बट टेक्निकली ये जो है ये आपकी परचेज़ फोरकास्ट ही है। और आगे क्या बताया उसने, कहा 90% ऑफ दिस कॉस्ट इज़ पेड द फॉलोइंग मंथ एंड द रिमेनिंग 10% 1 मंथ लेटर। अब वो कहता है इसमें कुछ भी कैश नहीं है, जो टोटल जो भी फोरकास्ट है इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की या परचेज़ की, वो 90% हम 1 महीने बाद पे करते हैं और बाकी 10% जो है वो हम उससे भी 1 महीने के बाद यानी 2 महीनों के बाद 1 मोर मंथ यानी 2 महीनों के बाद पे करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कैश परचेज़ है ही नहीं, वो नील है। तो हम डायरेक्ट अकाउंट्स पेबल की जो पेमेंट है उससे इसको स्टार्ट करेंगे, मगर पहले हम एक दफ़ा फोरकास्ट प्रेडिक्ट कर लें। अब फोरकास्ट के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, आप अलहदा से करना चाहें अलहदा से कर लें, बेहतर तो यही है टाइम सेव करें, डायरेक्ट इस पे कर लें। मिसाल के तौर पर ये आ गई हमारे पास जनाब परचेज़ या CGM कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर की फोरकास्ट। ठीक है, अब इसमें भी हमें 5 महीने लेने पड़ेंगे। वो 5 महीने इस तरह आ जाएंगे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अब मार्च है सेल्स का 70%, तो ये 70% 60,000 का 70% ले लें तो मार्च का फोरकास्ट बन जाएगी 42,000। अप्रैल भी 60,000 है, उसका 70% ले लें, वो भी बन जाएगा 42,000। उसके बाद मई का 70,000 का 70% ले लें, ये बन जाएगा 49,000। जून का 80,000 का 70% ले लें, ये बन जाएगा आपके पास 56,000। और जुलाई का 1 लाख का 70% ले लें, ये बन जाएगा 70,000। तो ये हमने सेल्स के 70% का जो उसने क्राइटेरिया दिया था उसकी बेस पर हमने डिस्बर्समेंट की जो परचेजेज हैं जैसे CGM जो है वो फोरकास्ट कर ली। अब इसमें उसने कहा है कि जी सब भी उधार चल रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी अकाउंट्स पेबल की पेमेंट्स, जिसमें उसने कहा जी कि 1 मंथ वाली जो है ना 1 मंथ लैग वाली वो 90% है, यानी जो भी ऊपर फोरकास्ट किया उसमें से 90% हम आने वाले 1 महीने में अदा करेंगे। ठीक हो गया। और 2 मंथ लैग में हमारे पास जो क्राइटेरिया होगा ना वो 10% होगा, बाकी 10% हम 2 महीने बाद, यानी मार्च के 42,000 में से 90% अप्रैल में जाकर हमें पे करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास बनेगा 37,800। इसी तरह अप्रैल का 90% यानी 42,000 का 90% मई में जाके पे करेंगे हम, वो भी इतना ही होगा 37,800। इसके बाद मई के 49 का 90% जून में पे करेंगे, वो 44,100 हो जाएगा। उसके बाद जून के 56,000 का 90% जो कि बन जाएगा हमारे पास 50,400, वो जुलाई में जाकर हम पे करेंगे। इसके बाद 2 मंथ वाला जो डिफरेंस है वो 10% है, यानी रिमेनिंग जो मार्च का 42,000 का 10% है वो मई में जाकर पे होगा इधर 4,200। अप्रैल का 4,200 आएगा जून में, और मई का 10% 4,900 आएगा जुलाई में।
ये तो होगी हमारी जो परचेज से एसोसिएटेड डिस्बर्समेंट्स। उसके बाद अगले पॉइंट में उसने दिया है जनाब सेलिंग एंड जनरल एडमिन एक्सपेंस दिया है उसने 10,000 पर मंथ है प्लस 10% ऑफ सेल्स जो हैं, ऑल ऑफ दीज एक्सपेंसेस आर पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ इंक्रेंस, यानी जिस महीने में हो रहा है उसी महीने में हम पे कर देते हैं, ठीक है। यानी मार्च का मार्च में, अप्रैल का अप्रैल में, मई का मई में। अब इसमें दो पोर्शन आ गए हैं सेलिंग एंड जनरल एडमिन एक्सपेंस के। इसका एक तरीका ये है कि आप इसको अलहदा वर्किंग में करके और उसका सम करके यहाँ पर ले आएँ, इस तरह मैंने पिछले सवाल में प्रैक्टिस में गिटमैन में कराया। दूसरा तरीका ये हम इसी के ऊपर कर लेते हैं और उसको उसके अंदर फिक्स और वेरिएबल पोर्शन को अलग-अलग शो कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह देख लें जनाब, ये आ गया हमारे पास सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस। इसमें फिक्स पोर्शन है, एक तो फिक्स पोर्शन इस तरह है कि जनाब 10,000 है पर मंथ, फिर एक है वेरिएबल पोर्शन, वो है जनाब 10% ऑफ करंट मंथ सेल्स, ठीक है, उसी महीने के सेल का 10%। तो मई की सेल है 70,000, उसका 10% ले लें, ये 7,000 आ जाएगा। उसके बाद जून की सेल है 80,000, उसका 10% ले लें, ये 8,000 आ जाएगा। जुलाई का 1 लाख का 10% ले लें, ये 10,000 आ जाएगा। अदरवाइज़ ये वर्किंग का हवाला दे के अलहदा से इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पर सम लिख लें, 17,000, 18,000 और 20,000 आ जाएगा डायरेक्ट टोटल अगर आप उसको करना चाहें। उसके बाद उसने नेक्स्ट कहा है जी इंटरेस्ट पेमेंट्स हुई हैं सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर 1.5 लाख के बॉन्ड से 12% कूपन इंटरेस्ट। इसकी वर्किंग होगी वो इस तरह कि 1,50,000 के बॉन्ड्स का 12% ले लें और उसको सेमी एनुअल है 1/2 कर लें, ये 9,000 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आप वर्किंग में लिख सकते हैं जनाब इंटरेस्ट पेमेंट, और ये कब कर रहा है, इस पेड ड्यूरिंग जुलाई कर रहा है, तो जनाब ये आ जाएगा इंटरेस्ट पेड, रेफरेंस दे देते हैं इसका, ये वर्किंग 3 बन जाएगी, ये जनाब ये वर्किंग 3 आ गई। तो ये आपके पास अल्लाह भला करे कितना हो गया 9,000, और ये हमने पे करना है जुलाई में, ये आ गया जनाब 9,000 यहाँ पर जुलाई में। ट्रस्ट पेड के बाद इसी में आ गया है एनुअल 50,000 सिंकिंग फंड की भी पेमेंट है, वो भी इसी टाइम पे होगी जुलाई में। तो ये वर्किंग की ज़रूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम सिंकिंग फंड पेड 50,000, ये भी जुलाई में, ये 50,000 यहाँ पर आ गए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो कहता है जी डिविडेंड 10,000 का पेमेंट हो डिक्लेयर भी होगा और मेड इन जुलाई पे भी हो जाएगा। इसका मतलब अगर वो कहता है ना खाली डिक्लेयर होगा तो फिर उस ट्रांजैक्शन का कैश बजट का कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि जब तक आपने डिक्लेयर किया पे नहीं किया वो कैश बजट में नहीं आएगा। डिक्लेयर ट्रांजैक्शन का कैश के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि अभी आपने अनाउंस किया, आपने पे नहीं किया। यहाँ पर वो कह रहा है डिक्लेयर्ड एंड मेड इन जुलाई, इसका मतलब वो डिक्लेयर भी कर देंगे और जुलाई में पे भी कर देंगे, तो ये डिविडेंड पेड आ जाएगा आपके पास, या कैश डिविडेंड इसको आप लिख सकते हैं। अब ये झुकावा देगा वो सवालों में, ऐसी चीज़ों के ऐसे आइटम्स का जिक्र करेगा जैसे डेप्रिसिएशन है जो नॉन कैश बेस है, तो वो आपने इग्नोर करनी है। ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कैश पे बेस्ड नहीं है उसका इम्पैक्ट नहीं आना है इस पर। तो ये आ जाएगा जनाब 10,000 यहाँ पर जुलाई के अंदर। उसके बाद उसने कहा जी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 40,000 का, विल बी इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट इक्विपमेंट एक्वायर किया जाएगा जनाब। तो आप कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं 40,000 का, ये जून में आ जाएगा यहाँ पर, या आप लिख सकते हैं परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, या एक्विजिशन ऑफ, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही लिख देते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जी टैक्सेस है, इनकम टैक्स पे होगा 1,000 का जुलाई में, ये भी, तो ये आपके पास आ जाएगा जनाब इनकम टैक्स या टैक्स इज़ पेड या टैक्सेस पेमेंट 1,000 रुपये की यहाँ पर आ गई। तो हमने सारी एडजस्टमेंट मुकम्मल कर ली हैं। अब इसके हवाले से हम यहाँ पर इसको टोटल कर लेते हैं। इन जो
3 महीनों का पीरियड है इसकी टोटल कैश डिस्बर्समेंट्स। तो मई के अंदर जनाब 37,800 4200 उसमें ऐड किया, 42,000 10 52,000 और 7 59,000 आ जाएगा जनाब ये हमारे पास। जब जून में जाते हैं तो 44,100 जमा 4200 जमा 10,000 जमा 8,000 ये 66,300 हो गया, जमा 40,000 ये 1,06,300 हो गया। उसके बाद जुलाई के अंदर 5400 जमा 4900 जमा 10,000 जमा 10,000 जमा 9,000 जमा 50,000 जमा 10,000 जमा 1,000 यह आ जाएगा आपके पास जनाब 1,45,300। ये आगे टोटल कैश डिस्बर्समेंट 59 1,06,300 और 1,45,300 ये हम नोट डाउन कर लेते हैं कैश बजट में, उसको मुकम्मल कर लेते हैं हम। कैश डिस्बर्समेंट आ जाएगी यहाँ पर जनाब 59,000 की वर्किंग टूल्स, यहाँ पे आ जाएगी 1,06,300 की और यहाँ पर आ जाएगी 1,45,300। तो अब इनका डिफरेंस ले लेते हैं, नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। तो मई के केस में पॉजिटिव 6,000 का नेट कैश फ्लो आ जाएगा, जून के केस में नेगेटिव कैश फ्लो आएगा हमारे पास क्योंकि कैश डिस्बर्समेंट ज़्यादा है और रिसीट्स कम है। ये आ जाएंगी 33,800 का नेगेटिव नेट कैश फ्लो आ जाएगा। और इसी तरह जुलाई में भी होगा कि 87,500 की रिसीट्स कम है, 1,45,300 की डिस्बर्समेंट ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा 57,800 का। इधर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा 26,000 का, ये क्लोजिंग उधर जाके ओपनिंग हो जाएगा। मैं रोज़ नहीं बना रहा, प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए ये चीज़ आपकी। तो 26,000 का ये क्लोजिंग बैलेंस अगले मंथ का ओपनिंग बन जाएगा 26,000। तो क्योंकि ऊपर हमारे पास आउटफ्लो नेट नेगेटिव है और वो इससे ज़्यादा नेगेटिव है, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी 7,800 नेगेटिव यानी आउटफ्लो ही शो करेगा। इसी तरह अब ये अगले पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा 7,800 नेगेटिव बैलेंस 57,800 में जमा कर लेंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो आ जाएगा वो 65,600 नेगेटिव आ जाएगा जो एक्सपेक्टेड है जुलाई के मंथ। अब इनमें जब हम ये जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है इनको करते हैं तो पहले मंथ में तो सरप्लस आ जाएगा 6,000 का और दूसरे मंथ में जून में 27,800 का फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड आ जाएगी और इधर भी इसको ऐड करके 85,600 की फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड आ जाएगी। ये सरप्लस आ गया 6,000 का, यहाँ पर 27,800 का फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड आ गई जून की और ये 85,600 की फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड आ गई जुलाई। तो जिस तरह के उसने पूछा था कि ऊपर सवाल है डिटरमिन वेदर और नॉट बोरिंग विल बी नेसेसरी ड्यूरिंग द पीरियड, ये वाली लाइन, तो हम कहेंगे यस बोरिंग की ज़रूरत होगी और हमें तकरीबन जो है वो 85,600 तक की बोरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, यानी ये मैक्सिमम एक लिमिट हम एस्टिमेट कर रहे हैं, इधर तक हमें पड़ सकती है ज़रूर। और उसने कहा व्हेन एंड फॉर हाउ मच भी उसने पूछा है, तो हम उसका जवाब दे सकते हैं कि जून में हमें 27,800 तक की ज़रूरत पड़ सकती है और जुलाई में हमें 85,600 की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, यानी मंथ्स व्हेन और अमाउंट बता दिया है हाउ मच। तो ये जनाब ये टॉपिक है, इंतहाई आसान और सिंपल टॉपिक है, अगर इसमें से सवाल आ जाए तो मुफ्त के नंबर हैं, ये लिटरली बहुत इजी टॉपिक है, इससे आसान टॉपिक नहीं हो सकती। इसमें सिर्फ अगर कोई कन्फ्यूजन हो सकती है तो वो यही हो सकती है कि वो अगर आपको ऐसी कोई ट्रांजैक्शन या वो दे दे जो नॉन कैश बेस हो और आप उसका इफ़ेक्ट इसमें रिकॉर्ड कर दें कैश बजट में, तो वो फिर जो आपका आंसर होगा ना वो ठीक नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आप इस चीज़ का ख्याल रख लें तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलती के इम्कान है। फॉर्मेट्स हैं, सीधे सीधे वैल्यूज़ पुट करनी। अब ये सारा जो नॉलेज हमने गेन किया इसकी बेस में से आप मज़ीद जो सवाल वैन ऑन में से प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका जो होमवर्क होगा ना जनाब, वो वैन सी हॉर्न में से चैप्टर नंबर
7 है ये, पेज 198 के ऊपर प्रॉब्लम 5 है। ठीक है जनाब, एक तो ये है। इसके अलावा सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम है 2, ये आप कर सकते हैं।